in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस अध्याय में, इस सेक्शन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं अगले बरस की शुरुआत में। आज खास तौर पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और उसमें भी स्पेशल फोकस रहेगा सपा पर। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दिलचस्प दावे किए, योगी आदित्यनाथ की मौजूदा सरकार पर कई गंभीर इल्जाम लगाए और साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस बातचीत में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी की सख्त ताकीद थी कि कुछ भी कहिएगा, कैसा भी पर्च दीजिएगा, हमको पॉलिटिकल एनालिस्ट मत कहिएगा, क्योंकि देश में भीड़ लगी हुई है इनकी। वीरेंद्र जी, नेता नगरी में और लल्लन टॉप के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे लल्लन टॉप के वरिष्ठ सहयोगी और हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ जी। यू हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम हियर ऑन नेता नगरी। आप इनको लगातार देखते रहेंगे। जल्द ही उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े कुछ खास प्रोग्राम आपके सामने आएंगे, उनको भी ये प्रस्तुत करेंगे। मेरे नामा राशि सौरभ त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो वीरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि पहले तो हमें लगता था कि 350, लेकिन अब हालत ये है कि बीजेपी को कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस दावे पर? देखिए, अगर मैं एक किस्से से आपके सवाल का जवाब दूं। 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था। लालू यादव ने कहा था हमारी पार्टी जो है बिहार में 45 सीटें जीतेगी। आज तक के संवाददाता जब उससे मिलने गया, उसने पूछा, लालू जी आपका दावा तो ये था, लेकिन सीटें आपको 4 मिली। दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी। लालू यादव ने कहा, अरे भाई जल्दी चाय लाओ, चाय क्यों लेके आए अब तक। फिर एकदम से गाय आ गई, बछिया आ गई, देखो बछिया पकड़ो, जो है ये जो है पेड़ खाई जा रही है। फिर उन्होंने अपने पैर में जोर मारा, उन्होंने हाथ मारा कि किसान कीड़े को मच्छर काट रहा है। लेकिन वो आपका रिपोर्टर लगातार सवाल पूछता, लालू जी आप तो बोले थे इतनी आई। तो लालू जी अंत में बोले, तो और क्या कहते, हम सब सीट हार जाएंगे, और क्या कहते इसके अलावा हम कि हम जो है 45 में 44 जीतेंगे और हमको केवल 4 मिली। तो इस तरह की ग्रैंड स्टैंडिंग, इस तरह की पोजीशनिंग हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में की जाती है। एवरीबडी क्लेम्स टू बी ए विनर। 2002 का यूपी असेंबली का चुनाव था, राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। तब उनका बड़ा मशहूर दावा था कि कोई भी दल जीते सरकार उन्हीं की बनेगी, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोग साहब ये कौन सा गणित आप बता रहे हैं कि कोई भी दल जीते लेकिन सरकार आपकी बनेगी। वास्तव में हमने ये क्या किया है, उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल में सब लोग इतना ज्यादा उलझे रहे मंडल और मंदिर में। दक्षिण भारत में जिस तरीके से जाति पे आधारित अस्मिता की राजनीति का और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो विश्लेषण हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, बिहार में नहीं किया गया। और वास्तव में 1990 में मंडल लागू होने के बाद जो जाति आधारित अस्मिता की राजनीति थी, इट हैज रन इट्स कोर्स। ये अपना जो है अब अपनी अवधि लगभग पूरी कर चुकी है। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों ये समझते थे कि जाति पे आधारित जो उनका फॉसिलाइज्ड वोट बैंक है वो उनको सदैव सत्ता में रखेगा। लेकिन बीजेपी ने इसके ऊपर चोट करना आज से 20 साल पहले शुरू कर दिया था। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे 2001 में, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी और उसमें ये हुकुम सिंह कमेटी, जो बाद में केरला से एमपी हुए थे 2014 में, उनका भी देहांत हो गया 2017 में। उस हुकुम सिंह कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए और 7% में यादव कुर्मी लोग को रखा जाए, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, और बाकी पिछड़े अति पिछड़े 3 वर्ग कर दिए जाएं। सपा बसपा दोनों ने इसका विरोध किया था और बीजेपी ने इस पर अपना काम जारी रखा। और 2014 में उन्होंने गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित का नारा दिया और इट पेड देम वेरी हैंडसम पॉलिटिकल डिविडेंड्स। 2014 में, 2017 में, 2019 में समाजवादी पार्टी इस सवाल से 20 साल से जूझ रही है कि उन्होंने 17 अति पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का उन्होंने आदेश किया, मुलायम सिंह यादव, जब 2004 में मुख्यमंत्री थे। लेकिन दलित जातियों की सूची में जातियों को जोड़ने या घटाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी गवर्नमेंट की सलाह को नहीं माना और क्योंकि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई,
बीजेपी ने ये काम पिछले 3 चुनाव में बहुत कुशलता के साथ किया और बहुत ही उनको रिच पॉलिटिकल डिविडेंड मिला। अब आज समाजवादी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों से हम अलायंस करते हैं, वो सीटें बहुत ज्यादा मांगते हैं और सीटें हारते भी बहुत हैं, अब हम केवल छोटी छोटी पार्टियों से ही अलायंस करेंगे। तो ये एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को ही अब वो आज अपना रहे हैं। लेकिन मुझे अंदेशा है कि अखिलेश जी इसमें देर कर चुके हैं और यादव होने के नाते, डोमिनेंट कास्ट होने के नाते वो इटावा में, एटा में, फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, बदायूं में शाक्य कम्युनिटी है और भी अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं और यादव कम्युनिटी पर सदैव ये आरोप लगा है कि 27% आरक्षण का जो मेजर शेयर है सरकारी सेवाओं में या अन्य जो लाभ मिलते हैं आरक्षण कोटे के तहत, उसका लाभ अधिकांश यादवों को मिला, बाकी कुर्मी और लोथ को मिला। तो इस सब को देखते हुए और ये सब जो ये कवायद हो रही है। और एक बात और भी है, जब आपने लगातार पिछले 30 साल जाति पे आधारित एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की आपने, अब एकाएक और आपका प्लेटू जो है, जो आपका मैक्सिमम वोट शेयर यूपी में है, वो अखिलेश यादव का 2012 में 29.1% था, भारतीय जनता पार्टी का 40% क्रॉस कर गया था। तो आज समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही कि जो 20% का वो, ये जो 10% से अधिक का जो वोट का गैप है, इसको वो कैसे पूरा करेगी। तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत हैं और ओवरनाइट एक्सक्लूसिव कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आप गियर बदल के इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में आ जाएं, ये आसान नहीं होता। ये कभी भी देश में कहीं सफलतापूर्वक ये ऐसा प्रयोग हमने होते हुए देखा नहीं है। हाँ, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी ने जब ये किया था तो CSDS के सर्वे के मुताबिक, पोल सर्वे के मुताबिक लगभग 16% वोट उनको ब्राह्मणों का मिला था, कोई बल्क वोट नहीं मिला था। वही कोशिश बहन जी आज कर रही हैं। तो और मुझे बहुत संदेह है कि ये बहुत देर में शुरू किया गया इनका कदम है और यूपी में एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स से गियर बदल के इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में आना इतना आसान नहीं है। चौधरी चरण सिंह की पॉलिटिक्स इंक्लूसिव पॉलिटिक्स थी। 67 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर निकले, उन्होंने किसान जातियों का एक सामाजिक कोalition बनाया। पॉल रास की स्टडी में इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मंडल आयोग लागू होने के बाद चौधरी चरण सिंह की विरासत को एक जाति की पार्टी में बदल दिया। तो आपने पहले ही उसको समेट दिया। और यहाँ मैं बता दूं आपको, 1982 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे श्रीपति मिश्रा मूलतः लोकदल से आए थे और चौधरी चरण सिंह के जमाने में कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती थी। हालांकि चौधरी चरण सिंह का भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, फिर लोक दल, उसको जाट के नाम से कहा जाता था, लेकिन उसमें सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन था जो किसान जातियां थी। जाट थे, गुजर थे, राजपूत थे। अजगर फॉर्मूला, अजगर तो जनता दल के समय आया है 1989 में, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, और वो बाद में मजगर हो गया, उसमें मुस्लिम भी जुड़ गया। तो समाजवादी पार्टी इस इतिहास से मुंह नहीं छुड़ा सकती। चौधरी चरण सिंह की विरासत को आपने एक परिवार की जातिवादी राजनीतिक दल में बदल दिया, उसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है और आज आपको ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करिए तो वो बहुत ही सकुचा के बात करते हैं, बहुत एम्बैरेस फील करते हैं, भाई ये क्या हो रहा है लोहिया की पार्टी में ब्राह्मण सम्मेलन। तो उनके पास कोई क्रेडिबल पॉलिटिकल आंसर नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता। ठीक है वीरेंद्र जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। सौरभ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। वीरेंद्र भट्ट का ये कहना है कि सपा ने लंबे समय तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की और उसमें भी यादव वोट और मुस्लिम वोट पर बड़ा जोर रखा, उसी के दम पर बिल्ड हुए। लेकिन अब भाजपा ने 2014 ऑनवर्ड्स एक ओबीसी ब्लॉक में एंटी यादव मोबिलाइजेशन और दलित ब्लॉक में एंटी जाटो मोबिलाइजेशन करके उसको क्रैक कर लिया। लेकिन इसकी एक एंटी थीसिस भी दी जाती है, वो ये है कि अखिलेश यादव यंग है, अखिलेश यादव 5 बरस रहे, उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, चाहे वो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे हो। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा कर रहे थे कि हमने तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए भी जमीन एक्वायर करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने एक तंज भी कसा कि
जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते वो क्या लैपटॉप बांटेंगे, हमने तो सबके हाथ में लैपटॉप दिए थे। आपको लगता है कि ये यादवों की पार्टी की इमेज से अलग हटके अखिलेश यादव की जो एक यंग लीडर के तौर पर और 5 साल के सीएम के तौर पर जो छवि है उसको ज्यादा पुश कर पाएंगे और अपने आप को योगी आदित्यनाथ के एक विकल्प के तौर पे पेश कर पाएंगे? तो मतलब वो 2016-17 का दौर याद करिए कि किस तरीके से पार्टी में गदर कटी हुई थी कि एक लिस्ट जारी की मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के धड़े ने 325 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स प्रोबेबल जारी किए और अगले ही दिन एक नई लिस्ट आ गई यादव के द्वारा 235 कैंडिडेट्स की, और उसके अगले दिन मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया और एक दिन बाद वापस लेना पड़ा। फिर 2017 में आगरा सम्मेलन हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अखिलेश यादव। तो उस समय जो गदर कटी हुई पार्टी के ऊपर हक पाने के लिए सिंबल किसका है, आज की तारीख में कम से कम एक ये चुनौती अखिलेश यादव के सामने नहीं। अब रही बात की जो पार्टी का एक पुराना धड़ा चला आया है, ढर्रा चला आया है कि किस तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स, मुस्लिम्स को जोड़ना, उस चीज को छोड़कर अखिलेश यादव अपनी जो अपना काम है, क्योंकि आप अखिलेश यादव के पास जब भी बैठेंगे और ओबीसी पॉलिटिक्स पे या यादव पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उस पर ज्यादा वो बात करते भी नहीं, सहज भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पॉलिटिक्स की ही नहीं है। वो पॉलिटिक्स के पूर्वजों ने मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई, शिवपाल यादव की बनाई हुई वो पॉलिटिक्स, वो उसको उतना एम्ब्रेस कर भी नहीं पाते हैं। इसीलिए वो देखिए तो अखिलेश यादव का अब आप देखें जो बात करते हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका पूरा जोर इस बात पे था कि मैंने ये काम किया, मैंने एक्सप्रेस वे बनाया, मैंने स्टेडियम बनाया, मैंने मेट्रो शुरू की, या जो और तमाम एक्सप्रेस पूर्वांचल जैसे हैं मैंने उसको अक्वायर किया, ये सिर्फ हमारे किए गए काम के चीते काट रहे हैं। उनका दावा यही रहता, तो उनके लिए बेस्ट वही है। क्योंकि अगर वो कास्ट आइडेंटिटी पे बात करेंगे तो बीजेपी उनको खुद भी पता है कि कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा काम कर रही है और लंबे समय से उस चीज पे इनको पिछाड़ती चली आ रही है। और लीडरशिप की बात भी करें कि अगर आप पुराना दौर याद करें तो मुलायम सिंह यादव का इस बात बड़ा जोर रहता था कि संगठन पे काम किया जाए, और संगठन का काम शिवपाल पूरी तरीके से देखते भी थे। इसीलिए जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तभी इनको यूपी का प्रभारी बनाया गया शिवपाल सिंह यादव को, इसीलिए क्योंकि संगठन पूरे तरीके से इनके हाथ में रहता था। और क्योंकि बने हुए थे अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष, तो कैसे मैनेज किया जाए उस पावर स्ट्रगल को, तो इनको यूपी का प्रभारी बना दिया गया था और उसमें इन्होंने तमाम फेरबदल भी किए थे। हमने लगातार वो अब आप शिवपाल यादव है नहीं संगठन को उस तरीके से संभालने के लिए, या तमाम जो पहले नेता हुआ करते थे, आप मुलायम सिंह यादव का दौर याद करेंगे तो तमाम छत्रप आपको नजर आएंगे कि बेनी बाबू थे जगह, और पीछे तो जनेश्वर मिश्रा थे, आइडियोलॉग थे, पर ऐसे तमाम बड़े नेता आपको नजर आएंगे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आज 2-4 लोग आज भी हैं, माता प्रसाद पांडे, केपी रमन सिंह, पर एक लंबी लिस्ट थी, अमर सिंह थे। अब आप अगर सपा को उठा के देखिए तो ऐसी कोई लिस्ट नजर नहीं है। आजम खान जेल में है, जो उनके लिए मुस्लिमों में सबसे बड़े नेता हैं, उनसे भी बड़ा स्ट्रगल चला अखिलेश यादव को जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, बनना था 2012 में, मगर मना लिया था मुलायम सिंह यादव ने उनको और शिवपाल को भी। तो अब वैसे नेता नहीं बचे हैं जिनके आधार पे आप ये कह सकें ये समाज का ये ढड़ा है, इसको ये हमारे साथ है। वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए तो अखिलेश यादव के अगल बगल वैसे चेहरे नजर नहीं आते जैसे मुलायम सिंह अगल बगल नजर आते थे। आप पुराने सम्मेलनों के फोटो उठा के देखिए, मुलायम सिंह के दौर के जो सम्मेलन हुए हैं, तो उसमें वो जो फोटो उठाएंगे तो आपको तमाम ऐसे नेता दिखाई देंगे जो पॉकेट्स में एक आप कह रहे हैं कि सोशल वेरिएशन दिखता था सर, दिखता था, जो कि अब नहीं है। ठीक बात। वीरेंद्र जी, आपकी और सौरभ की बात सुन के, और चूंकि मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से आता हूं तो थोड़ा बहुत मेरी भी लोगों से बात होती है, एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देखें तो नेता के तौर पर अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, 5 साल सीएम रहे हैं, विपक्ष की आवाज हैं, युवा हैं, है ना, बातचीत में पटु हैं, मीडिया में अच्छे से बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको बाइट देनी आती है कि क्या हेडलाइन बनेगी, नारा भी दे सकते हैं। लेकिन जहां पर सपा फिलहाल भाजपा के सामने रिलेटिवली कमजोर दिख रही है वो है पार्टी का संगठन और संसाधन। आपको भी ऐसा लगता है वीरेंद्र भट्ट जी? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं। अप्रैल 29 को यूपी में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए और 4 मई की शाम तक समस्त जो है ये क्षेत्र पंचायत और मेंबर जिला पंचायत के परिणाम सामने आ गए थे। बीजेपी के नेतृत्व को ये मालूम पड़ गया कि उसकी स्थिति बहुत खराब है
21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दत्तात्रेय होसबोले, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, सुनील बंसल और अन्य लोगों के साथ बात की। बीजेपी में संगठन को अपनी कमियों को सुधार करने का जो सिलसिला 21 मई को शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। कल जेपी नड्डा लखनऊ आ रहे हैं, इसके पहले अमित शाह आज आ चुके हैं, इसके पहले 2 बार दत्तात्रेय होसबोले आ चुके हैं, इसके पहले बीएल संतोष आ चुके हैं, योगी जी दिल्ली जाके 3 दिन रह के सबसे मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि एक और जोड़ दूं इसमें वीरेंद्र भट्ट जी, एक और नेता है यूपी के जिन पर नजर कब रहती है, लेकिन उनका भी दिल्ली लखनऊ खूब मूवमेंट हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन चूंकि वो मीडिया से रिलेटिवली दूर रहते हैं तो वो अपनी दिल्ली दौरों को बहुत प्रचारित नहीं करते। और एक शर्मा जी भी हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर की, अपने संगठन की कमियों को जाना, पहचाना और अपने दे आर ट्राइंग टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, और उनका ये काम अभी तक चल रहा है। और आने वाले 2 महीने में लगातार प्राइम मिनिस्टर के दौरे प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, लगातार ये काम उनका चलना है। संगठन स्तर के ऊपर सपा बसपा ने क्या किया? सपा ने कल पहली बार साइकिल यात्रा निकाली जनेश्वर मिश्रा की बर्थ एनिवर्सरी के आधार पर। लोगों ने ये भी मजाक उड़ाया कि साहब आज तो जो है आर्टिकल 370 भी खत्म किया गया था 2019 में। आज के दिन प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया था। तो अगर केवल कमजोर ही नहीं है, ये स्पष्ट होती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की तैयारी बिल्कुल ऐसे होती जैसे बेटी की शादी है। बहुत परिश्रम करते हैं वो लोग ग्रासरूट लेवल पर। जैसे उनके पन्ना प्रमुख हैं, तो पन्ना प्रमुख साल में 12 महीने सक्रिय रहते हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। 7 मई को अमित शाह लखनऊ में थे और बड़ा सम्मेलन हुआ और संगठन विस्तारकों की 6000 लोगों की टीम को उन्होंने रवाना कर दिया उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में। 7 मई को गर्मी अपने चरम पे थी, सब लोग जो है चुनाव की थकान उतार रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन जनाधार विस्तार के कार्य में लोगों की टीम को रवाना कर रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये राउंड द ईयर एक्सरसाइज है संगठन का काम। बाकी पार्टियों में, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में ये काम इलेक्शन के कुछ महीने पहले शुरू होता है। तो और ये आज भी दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कोरोना काल में सेकेंड वेव आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 50 जिलों का दौरा किया। वो हर जिले के जिला अस्पताल में गए, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस केवल ट्विटर पे दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ में किसी दल की विषय कोई आलोचना या समर्थन की मेरी नीयत नहीं है। जो हमने घटते देखा अपने सामने, मैं केवल वो आपको बयान कर रहा हूँ। और इसमें वीरेंद्र जी देखिए, आप ये कह रहे हैं तो मुझे ध्यान आ गया, कांग्रेस के लोग खास तौर पर इस बात का इल्जाम भी लगाते हैं मीडिया वालों पर कि देखिए हम तो कितना धरना प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं, अजय सिंह लल्लू कितना गिरफ्तार होते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन हमारी कवरेज ही नहीं दिखाते और फिर कहते हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं। देखिए आपको अगर याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं, 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव के एक साल बाद नीतीश कुमार ने यूपीए छोड़ दिया था जून 2016 में। तब उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो नैरेटिव है वो नरेंद्र मोदी के रिएक्शन में नैरेटिव है, हमारे पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी 4.5 साल बाद भी विपक्ष के पास योगी आदित्यनाथ को या नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है, सिवाय कोरोना के कि साहब बहुत मौतें हो गई, गंगा किनारे लाशें बह रही थी, लोग दफना दिए गए। ये बात सही है, मौतें हुई। आप ये सोचिए, लखनऊ में यूपी गवर्नमेंट के आदेश पर नगर निगम ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी मुफ्त में उपलब्ध कराई। ये लखनऊ शहर में हुआ अप्रैल मई के महीने में। तो जरा सोचिए, जिन गांव जहां औसतन एक गांव में 5-7 मौतें हुई हैं, उनके पास क्या व्यवस्था रही होगी। उन गरीब लोगों ने गंगा के किनारे उन लाशों को दफना दिया। अब उसको सरकार तरह तरह से उसको डिफेंड करने का प्रयास कर रही है, ये पुरानी परंपरा है, ऐसा होता आया है, ऐसा कभी नहीं होता आया। और ये लाशें दफनाई इसलिए गई हैं कि अकाल मौतें बड़ी संख्या में हुई। जब शहर के लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही थी तो गांव के गरीब लोगों को कहां से मिलती। तो मेरा यही कहना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए
कि ऐसा वो क्या करें दैट कैन फायर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपुल, लोगों की कल्पना को, लोगों की सोच को झंकार दे। ऐसा ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक बयान जारी होता है बस। अब ये पहली बार कल उतरे हैं सड़क पे, और ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, इसके पीछे केवल आपको याद होगा जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू गांव में जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से सपा बसपा कांग्रेस द्वारा ये नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मण विरोधी है। तो ये सरकार का एक कमजोर पहलू है, इस पे सरकार पे हमला किया जा सकता है। वो बस वो ये वही कर रहे हैं। अभी आपने बात की एक्सप्रेसवे की, अभी आपने बात की लखनऊ में मेट्रो रेल की। मैं आपको बता दूं, मेट्रो रेल तो 2007 से 12 के बीच में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस समय बन जाती। 2008 में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उन्होंने जो दलित योजनाओं का पैसा होता है स्पेशल कंपोनेंट प्लान का 800 करोड़ रुपया, वो उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मायावती जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीला दीक्षित की बहुत कठोर आलोचना की। उसके बाद जो है शीला जी ने ये इंश्योर किया कि डीएमआरसी लखनऊ की मेट्रो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाएगा, और वो 4 साल उस पर कोई काम नहीं हुआ। अखिलेश यादव के आते ही इस पे काम शुरू हुआ। केंद्र सरकार की सहमति के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो पार्टी किसानों, गरीबों, शोषित, वंचितों को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, उसके पास अचीवमेंट के नाम पर केवल एक्सप्रेसवे और मेट्रो रेल है। आपने किसानों के लिए क्या किया? और मैं एक बात और जोड़ दूं, ये कहा जाता है सपा बसपा के बारे में कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के पहले दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के जो वोटर थे, उनके लिए डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन केवल फॉर्मल था, प्रतीकात्मक था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और पंडित जी बाबू साहब जहां कहेंगे वहां हम वोट डाल देंगे। सपा बसपा के उदय के बाद वो वोटर जो था उसका वोट सब्सटेंटिव हुआ, औपचारिक से वास्तविक हुआ। आज वो तय करता है कि वो किसको वोट देगा। ये सपा बसपा का पॉजिटिव योगदान है। लेकिन जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात थी, इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। इस गैप को फिल किया केंद्र सरकार ने 2014 में, नरेंद्र मोदी ने, जो आप जानते हैं फ्री शौचालय है, आवास है, बिजली है, एलपीजी है और आयुष्मान ये हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, या पीएम किसान सम्मान योजना है। इसके जरिए बीजेपी ने अति पिछड़े और गैर जाटो जो दलित वर्ग में अपना प्रभाव बढ़ाया है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जरिए, जिसके बारे में कभी सपा बसपा ने सोचा ही नहीं था। जी पिन जी, आपका ये कहना है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जरिए बढ़ाया, और बिल्कुल वो 2014, 17 और 19 के चुनाव में दिखा भी। सौरभ और निखिल, आप दोनों की मैं राय जानना चाहता हूं। एक बात तो तय है कि देश की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है। अब सिर्फ जो एक सोशल ब्लॉक है या एक कास्ट चंक है उसके बेस पे आप सत्ता में भागीदारी तो कर सकते हैं, बट यू विल रिमेन अ मार्जिनल प्लेयर, है ना। चाहे वो अपना दल हो, अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी हो, उधर बिहार में वीआईपी पार्टी हो, ऐसे बहुत सारे दल हैं। लेकिन टू क्लेम द बिगर पाई, उसके लिए आप सिर्फ सोशल ब्लॉक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। उनको पुल इन करने वाला भी एक नैरेटिव आपको चाहिए, चाहे वो आप डेवलपमेंट की बात करो, चाहे नेशनलिज्म की बात करो, या फिर जैसे बीजेपी के केस में तो वो दोनों तीनों चीजों को मिला देते हैं। राम मंदिर को भी उसमें मिला देते हैं, डेवलपमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर को, हाईवे को भी उसमें मिला देते हैं, और एक हिंदू प्राइड को भी मिला देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी, तमाम चीजों को मिला देते हैं। वीरेंद्र जी ने एक लंबी बातचीत की, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले 1-1.5-2 बरस में, खासतौर पर कोविड के दूसरे दौर में, उत्तर प्रदेश में स्थिति कितनी खराब थी। खुद लल्लन टॉप की टीम ने रिपोर्टिंग की, सारे ही मीडिया ने, लगभग सारे ही मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में ये पाया। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक इकोनॉमी का मोर्चा ऐसा है जिस पर केंद्र सरकार घेरती नजर आती है बहुत आसानी से। और ऐसा नहीं है कि वो कोविड के आने के बाद इनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। कोविड के आने के पहले से ही नोटबंदी, फिर जीएसटी, इकोनॉमी लगातार डाउनफॉल पर जा रही थी। निखिल, आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आपको क्या लगता है ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? विपक्ष के पास वो नैरेटिव नहीं है? क्योंकि मैं अभी मैं जिक्र भी करूंगा जब फुर्सत की सलाह में,
मैं वीर सांघवी वाली किताब पढ़ रहा हूँ, द रूड लाइफ, और संतोष भारती की किताब कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि एक स्वीडिश रेडियो पर खबर आती है कि साहब जो कंपनी है ना, उसने दुनिया भर में कमीशन दिया है, और कमीशन शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हैं वो, है ना। और जिनेवा में वो खबर आती है, वहां से चित्रा सुब्रमण्यम रिपोर्ट करती हैं, और ये सरकार तुरंत ही जो मोटो कि हमने कोई कमीशन कुछ नहीं दिया, जबकि कमीशन शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके बाद जेपीसी बनाते हैं, उसमें भी खुद को क्लीन चिट दे देते हैं और घेरते चले जाते हैं। और उन दिनों जन मोर्चा की जब रैलियां हुआ करती थी तो वीपी सिंह अपनी जेब की तरफ इशारा कि यहाँ खाता है, सब पैसा आएगा। या अभी पिछले दिनों में एक हरियाणा के बड़े नेता के साथ बैठा था, तो उन्होंने बताया कि 1987 में जब चौधरी देवीलाल रैलियां किया करते थे हरियाणा में, तो इतने यकीन के साथ बोलते हैं ना जी, आपके जिले को, आपके गांव को जो चाहिए होगा आपके हल्के को मिलेगा, विधायक तो जो आपके हल्के जीत के आएगा वही फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। कहीं कहीं तो लोगों ने बोला कि ये नोट लगाने की मशीन, जितना नोट छापो ले जाओ और खर्चा करो, इस तरह की किंवदंतियां भी चलती है। लेकिन उन्होंने कहा और लोगों ने यकीन किया। ठीक है, 15 लाख को लेके बाद में अमित शाह ने कहा जुमला है, लेकिन ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया था 2014 में कई जगह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहते हो, लोग यकीन करते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, जिस पर हम संसद वाले प्रसंग में भी चर्चा करेंगे, कि आप टैक्सेस का मुद्दा उठाते, दूसरे मुद्दे, जब तक वो मुद्दे जनता के बीच उनकी चर्चा ना होने लगे। यार ये बात तो सही कह रहा, जो भट्ट साहब ने कहा कि आप कोई जनता की जबान में आप बात कह ही नहीं पा रहे हो। तो इकोनॉमी की मार है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, एमएसएमई पे मार है। निखिल, आपको क्या लगता है ये सब चीजें चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही है, एक लोकप्रिय चुनावी मुद्दा? जिस तरह से आपने सवाल पूछा है उसमें मोरलेस उसका जवाब है, लेकिन और है ना, तो वो सवाल ही अपने आप में जवाब है। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं करता हूँ रिएक्ट उसको। आप जो वीपी सिंह वाला उदाहरण दे रहे थे, उसमें अब आप यूरोप में जिस तरह से आर्म्स डील होती हैं वहां आप देखेंगे, या ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं आर्म डील के, उसमें मतलब आटे में नमक मिलाना उसको अपराध माना नहीं जाता है ना। बहुत जगह लॉबिंग भी लीगल है। यूरोप में बस एक थोड़ा सा है, क्योंकि वहाँ एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं। ये जर्मनी तरह के मुल्क हैं जिनका वो मोरल हाई ग्राउंड, बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे उनको रहना होता है। स्वीडन, नॉर्डिक कंट्रीज, उनके लिए ये जरूर थोड़ी सी आश्चर्य की चीज होती है। तो वो उनके लिए बहुत, वो एक पेटी करप्शन का केस है, किसी ने पैसा लिया दिया, उन्होंने देखा कानून के हिसाब से। वीपी सिंह ने उसको क्या कहा कि आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। वो उसको एक मोरल इशू है कि वहां जो भी चलता हो, वो लोग जैसे भी काम करते हो, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, वीपी, और इसलिए मुझे लगता है, मैं तो तब था नहीं वहां पे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि वो एक भावुक फील में उस चीज को तब्दील कर देते हैं बहुत टेक्निकल मुद्दे को, कि तोप आई, कितने की आई, कहाँ से आई, लेकिन जैसे आई वो गलत आई। ठीक है, ये हमारे मूल्यों के खिलाफ है। वो उन दिनों उस मॉरल हाई ग्राउंड पे भी खड़े थे कि लोगों ने कहा कि देखो इन्होंने सबमरीन की जांच के आदेश दिए, उसके पहले इन्होंने रिलायंस पे कार्रवाई की, ये किया वो किया, और राजीव को ये सूट नहीं किया, इसलिए इन्होंने कैबिनेट छोड़ दी। तो एक वो मॉरल हाई ग्राउंड भी था। ठीक है, और उनकी एक छवि थी को रिपोर्ट किया है। जी वीरेंद्र जी आएंगे, आपके पास आएंगे। जी 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 जी। हाँ, तो और उनकी छवि थी कि ही वाज एन अपराइट मैन। अब व्यक्ति से पार्टी में आते हैं, तो अभी रिसेंट हम बंगाल में थे, आप भी थे, और हमारी तमाम टीमों ने पूरा ट्रैवल किया बंगाल को। जब वहां पे चुनाव हुए, बंगाल में जाके हमने देखा कि बीजेपी जिस चीज की शिकायत करती है, या बंगाल को लेके जो हम पहले भी जानते थे, पॉलिटिकल वायलेंस, बिहार में नहीं होती है वैसी, और यूपी में नहीं होती है, और यूपी और बिहार को मिला के उतनी नहीं होती है जितनी बंगाल में होती है। या वहां जो स्टेट की पार्टी की गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं है कि अभी मतलब वहां पे कैलाश विजयवर्गीय गए हैं तो अब हमको पता चला, ये तो पहले से चल रहा है। लेकिन उन्होंने वहां पे जाके किया क्या, उन्होंने वहां उस मतलब वो जो ऐतराज था कि यार यहाँ तो ऐसे ही चलता है, लेफ्ट के टाइम से 20 और 30 साल से ऐसा चल रहा है, बीजेपी ने उस चीज को मुद्दा बनाया। यार आप ऐसे कैसे गुंडागर्दी करते हैं। अब वो अपनी भी करते रहे, लेकिन उन्होंने उस चीज को बढ़ा बढ़ा के अब उन्होंने बो दिया है मतलब मीडिया में, कि बंगाल एक बहुत वायलेंट स्टेट है। कम से कम वो हमारी जनरेशन को अब याद रहेगा। तो वो सिस्टमैटिक तरीके से करने की चीज है। रही बात, अब एक यूपी आ जाते हैं, आप महंगाई का पूछ रहे थे। पहली चीज तो ये कि पेट्रोकेमिकल के जो रेट्स हैं आपके, ये तीनों एलपीजी के हो गए, और यूपी में डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता है। अगर आप मेरे स्टेट से कंपेयर करें, 16 रुपए का फर्क है। तो ये तो बहुत मतलब बिल्कुल कोई भी जो अनाड़ी आदमी भी आपको बता देगा कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा है।
अगर आप पर कैपिटा इनकम में देखें तो यूपी एमपी से पीछे है, तो एमपी को यूपी से ज्यादा टैक्स की जरूरत तो है नहीं, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहां पे इलेक्शंस आ रहे हैं। और वही चीज मानसून, क्योंकि अभी मानसून सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट मिल रही है, इसलिए 17-18 दिन से तेल का भी रेट नहीं बढ़ा है। रही बात यूपी में क्यों नहीं इन चीजों को लेकर के जनमानस में वो चीज आ रही, एक चीज का जवाब वीरेंद्र जी दे चुके हैं कि जो आपका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्या है और आप किन स्कीम्स को अपनी उपलब्धि बताते हो। मेट्रो और एक्सप्रेसवे से बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं करते होंगे। अभी जो सबसे इमीडिएट चीज आप कोविड का कह रहे थे, कोविड मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, गलत साबित हूँ बिल्कुल, लेकिन ये बात, इस बात को गोदना बना लीजिए कि कोविड की कोई मेमोरी नहीं है तो सही बात कह रहे हैं इस देश में। और उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बुरी हालत थी हमारे, आप ललन टॉप की ही रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, हमने कांग्रेस रूल स्टेट्स किए, हमने बीजेपी रूल स्टेट्स किए, आप हमने 2 ऐसे स्टेट्स किए जहां कांग्रेस रूल कर रही है, हमने 2 ऐसे स्टेट्स किए जहां बीजेपी रूल कर रही है, आप उठा के देखिए उसमें सबसे खराब हालत कहाँ थी, फिगर चाहे जो हो। अभी जो मिस रिपोर्टिंग कोविड की है आप यूपी की, उसमें मतलब किस चक्कर आ जाना चाहिए आपको वो देख करके कि केरल में 22,000 है, बिल्कुल वो रिपोर्ट कर रहे हैं वहां स्थिति खराब है। यूपी में 25 और 26 आ रहा है, 25 और 26 मैं कहता हूँ फिल्म सिटी में आप करवा लीजिए सबका कोविड टेस्ट, उससे ज्यादा आ जाए। लेकिन अभी वो जो बीजेपी ने वहां जाके कर दिया कि एक बहुत ऑब्वियस चीज बंगाल में जो मान ली गई थी कि ये राजनीतिक जीवन का हिस्सा है हिंसा, उस चीज को उन्होंने डमअप कर लिया। वहां यूपी में करने का किसी में ना उत्साह है ना परिश्रम करने की इच्छा है, और इसलिए, वरना महंगाई से कौन तंग नहीं है, या फिर जिस तरह से 5 साल वहां पे सरकार चली, लॉ एंड ऑर्डर ही आप उठाकर देख लीजिए। इस चीज को खूब पेडल किया जाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बढ़िया है, आप सारे फिगर्स उठा के देख लीजिए, एनसीआर भी उठा के देख लीजिए, या जो केसेस मैं निखिल आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। जैसे नहीं, फील्ड में जब आप मैं फिगर्स की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बिग पिक्चर में यूपी को सिचुएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप वो अब उसमें जाएंगे कि पहले से इतना कर दिया उतना, वो बहुत ही मैं कुछ और बात कहने जा रहा हूँ। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि एक चीज तो होती है कि जो इंटेलिजेंसिया डिस्कस करती है कि साहब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एनकाउंटर राज, ये वो, है ना, कुछ बड़े बड़े केसेस बताए जाते हैं। मैं आपको एक ग्राउंड का परसेप्शन बता रहा हूँ कि अभी भी, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ सरकार की जो सबसे बड़ी करेंसी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर टॉप 3 में आता है। कि आप भी कह रहे हैं ना कि ये परसेप्शन है, ठीक है, मैं वही ये ग्राउंड का परसेप्शन है निखिल, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड का परसेप्शन हमेशा ना लोकल एग्जांपल्स से बनता है। आप ये देखिए, वो डेटा पे नहीं जा, वो एनसीआरबी का डेटा नहीं देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि यार देखो फलाने की सरकार थी, ढिकाने के प्लॉट पे कब्जा हो गया, इनके में ये हो गया था, या सड़क पे किसका ये था, या कोतवाली में किसकी सुनी जाती थी। तो ये चीज जो लोगों से बात करने पे पता चली, क्योंकि हम लोग तो एक मुहाने पर रहते हैं, तो दे आर हेविली बैंकिंग ऑन दिस। चल, इस समय की कमी है, वीरेंद्र जी, तो आखिरी टिप्पणी लूंगा आपकी। मैं एक बात जोड़ दूं, जो 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 राजनीतिक विमर्श होता है हमारे देश में, उसके 5 पांव होते हैं। पहला होता है रेटोरिक यानी शब्द आडंबर, दूसरा है जार्गन यानी शब्द जाल, और तीसरा है व्हाट अबाउटरी, यदि हमने रफाल में खाया तो आपने बोफोर्स में खाया था, और चौथा है नाइलिज्म, शून्यवाद, हम चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, और आखिरी है कि निंदा रस को वीर रस समझकर भाषण देना। अखिलेश यादव ने कहा कि हम 400 सीट जीतेंगे, तो ये वीर रस की भाषा में बोलना जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अब हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में। आप ये बोल रहे थे तो मुझे वो अमित शाह का याद आया कि साहब मिशन 265 प्लस, मिशन ये मिशन वो। अच्छा, चल वीरेंद्र जी, मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जब दौरे पर था, जब आपसे भी पहली बार मुलाकात हुई, तब भाजपा, सपा और तमाम दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई, और उन्होंने अपना अपना आकलन भी बताया उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। और समाजवादी पार्टी के लोग बड़े कॉन्फिडेंस से एक चीज कह रहे थे कि देखिए भाई, मुकाबला तो हमारा और भाजपा का ही है, ये बसपा कांग्रेस से नहीं है मुकाबला, फाइट तो हम ही देंगे। फिर जब जिला पंचायत की मेंबरी के नतीजे आए, तब भी इस बात की तस्दीक हुई कि जहां मुकाबला है वहां मायावती का फिर बयान भी आ गया कि हम इसमें अपनी ऊर्जा नहीं खपाएंगे, आदि इत्यादि, ये सब चीजें। आज की तारीख में आप समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है कि हम छोटे दलों के साथ गठजोड़ करेंगे
और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुनाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज में और भी है कि जो पार्टी 5 साल पहले सत्ता गई होती है, सत्ता से गई होती है, उसकी स्मृति फिर भी रहती है। देखिए बसपा को क्या याद दिलाना पड़ता है कि जैसे 2007 में, अभी जैसे 2007 के लिए 14 बरस हो गए हैं और जब तक चुनाव होगा 15 बरस, तो एक नई पीढ़ी आ जाती है, पूरी वोटर्स की बड़ी संख्या आ जाती है। इनको यह है कि अभी 4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। तो आपको सपा की रणनीति में क्या खूबियां और खामियां दिख रही है? एक क्लोजिंग रिमार्क चाहिए आपका। देखिए, भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में आज तक 29.1% वोट पा करके किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत, बिल्कुल आज तक नहीं मिला। 2007 में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर था 30% और उसको सीटें मिली थी 206, 403 के हाउस में। समाजवादी पार्टी का वोट 1% और कम था, 29.1%, और उसको सीटें मिल गई थी 224 या 26। तो हमारे देश की राजनीति में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट शेयर का और सीटों की संख्या का कभी कोई सीधा संबंध नहीं होता। और ये बात सही है। और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप कभी जाएं वेस्ट यूरोप में, तो वहां के चुनाव में कभी एंटी इनकम्बेंसी कोई जानता ही नहीं होती क्या है। ये एंटी इनकम्बेंसी खाली इंडिया में नहीं होती और कहीं दुनिया में नहीं होती। तो एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पे है, कोरोना की वजह से है। और जिस तरीके से यूपी में जो ब्यूरोक्रेसी की जो डोमिनेंट स्थिति है, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद अपने को मार्जिनलाइज और उपेक्षित महसूस करते हैं। आज एक कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है किसी का वोट का टिकट नहीं कटेगा बीजेपी का, जबकि 2 हफ्ते पहले खबर आ चुकी आधे टिकट कटेंगे। तो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी केवल अब ये होगी कि वो अपने वोट में टॉप अप कैसे करती है। बीजेपी 40% का 33% के थ्रेशोल्ड को लगातार 3 चुनाव में क्रॉस कर चुकी है, 14 में, 17 में, 19 में। तो बीजेपी यदि अपने वोट बैंक को रिटेन करने में सफल रहती है तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि वो अपने वोट में टॉप अप कैसे करती है, 35%, 38% कैसे ले जाती है। इस पे ही उसको केंद्रित करना होगा। केवल एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे कि लोग जो है बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज है, वो हमें आके वोट दे देंगे, ये तो खुशफहमी होगी, विशफुल थिंकिंग होगी। ठीक है सौरभ जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क। आपने तमाम मुद्दे उठाए कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में है उसके साथ टाइमिंग की है। मुद्दे हैं, तमाम है। कोरोना को लेकर बहुत नाराजगी लोगों में हमने देखी जो हमारी टीमें फील्ड पर गई। और टाइमिंग की बात है कि आप जब कोरोना के सेकेंड वेव पीक पर थी, जब लोग खत्म हो रहे थे, तब आपके कार्यकर्ता, आपका संगठन क्या कर रहा था सड़क पर? क्या आपने उसके खत्म, जब पीक खत्म हुआ उसके बाद क्या आंदोलन खड़ा किया? कुछ नहीं किया। आप इससे थोड़ा पहले जाएंगे, जो ये बात होती है कि ब्राह्मणों के बीच एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि एंटी ब्राह्मण है बीजेपी, उसको भी आप सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रखा। जिस तरीके से बीजेपी किसी आंदोलन को उठाती है ना, कि 2011 का दौर याद करिए, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस के खिलाफ एंटी आंदोलन था, उस किस तरीके से बीजेपी ने भुनाया, अपने कार्यकर्ता उसमें झोंक दिए पूरी तरीके से। तो टाइमिंग का खेल। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का विपक्ष थोड़ा टाइमिंग में मात खाता है। मुद्दे ऐसा नहीं कि नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में भी तमाम मुद्दे, तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुई, मगर आप उनको भुना नहीं पाए। पब्लिक के बीच जो सरकार जिस तरीके से मैसेज दे पाई, विपक्ष उस तरीके से अपना नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाया। तो ये एक बड़ी दिक्कत रही है विपक्ष की उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव को अब, जैसे कि बीजेपी क्या करती है, बीजेपी हर मोर्चे पर लड़ती है। अब उसके लिए कोई एक प्लान नहीं है कि मुझको सिर्फ जातिगत फैक्ट्री देखने हैं। बीजेपी हर मोर्चे पर लड़ती है कि अगर संगठन रिप्रेजेंटेशन की बात है तो किस तरीके से सभी जातियों को उसमें सम्मिलित किया जाए। जब संगठन के लिस्ट लगातार उसमें फिक्स हो गया लगभग 50% तो ओबीसी, SC, ST उसमें रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा आप इसको रखना रख लीजिए। तो उनका हर चीज में एक फिक्स प्लान है कि किन 5 छोटी पार्टियों को जोड़ना है अपने साथ, उस पर लगातार उनका काम होता रहता है। तो वो हर चीज सोशल मीडिया पे आप देखिए लगातार एक्टिव रहेंगे। उनके नेता ज्यादा है उनके पास। आप देखिए ना, केशव मौर्य हैं, दिनेश शर्मा हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। तो नेताओं की बात करें तो उसमें बीजेपी आगे निकल जाती है। और लगातार उनका संगठन पे लगातार दौरे, संघ का एक्टिव होना, तो एक बड़ी पावर है जो बीजेपी को ज्यादा ताकत देती है विपक्ष पे
अगर विपक्ष के नजरिए से देखेंगे तो उसमें मात खाते हैं ना कहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी इस वक्त इन कोशिशों में लगी किस तरीके से जो पश्चिम का इलाका है जहाँ किसान नाराजगी की बात होती है किसानों को लेकर, तो वहां लोकदल को जोड़ लिया जाए, या भीम आर्मी इस तरीके अगर हम साथ ले आए तो वो भी उस अरिथमेटिक में जुटे हुए हैं, पर मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आप कितना कवर कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश का घमासान है, ग्राउंड पर क्या होगा पता चलेगा। दिल्ली और लखनऊ की बहस तो चलती रहेंगी। सौरभ जी, वीरेंद्र भट्ट जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े इस बातचीत में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।